Hey guys, this is me Rabi here. This is your boy Azu here. You guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके आजू राबी गैंग ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाद में राबा आजम, नीचे आ रहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टाइटल सो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वो एक मूवी का रिव्यू है और इसका 12th फेल मूवी है। बहुत ही हिट हुई है मूवी, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। टाइटल है वीडियो का, उसका टाइटल है डीपली अंडरस्टैंडिंग 12th फेल वीडियो। ऐसे किसी ने प्रॉपर रिव्यू दिया है वीडियो का इस मूवी का, तो हम देखते हैं और एंजॉय करते हैं। मैंने तो ये मूवी देखी है, राबी ने देखी है, तो देखते हैं कि इसको कैसी लगती है। चलो लेट्स वॉच। वेलकम टू सोशल। 12th फेल के बारे में मैं कब से बात करना चाह रहा था। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब मैं इस फिल्म को रिव्यू नहीं कर पाया, बिकॉज जब मैंने इसको देखा तो मैं इमोशनली इतना मूव हो गया था कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस फिल्म का रिव्यू बना भी पाऊंगा। मुझे जब कोई फिल्म बहुत पसंद आती है तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक वीडियो ऐसे के थ्रू शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा उस फिल्म को एक ट्रिब्यूट होता है। 12th फेल मेरे लिए वही फिल्म है। विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बहुत ऑनेस्टी से बनाया है। हर सीन में वो ऑनेस्टी आपको दिखाई देती है। माय नेम इज़ विशाल और इस वीडियो में आपको अपना एक डिटेल सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि मैं 12th फेल को एज अ फिल्म किस तरह से देखता हूँ। मैं इस वीडियो पे काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा था, सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आई रियली होप कि कोई कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि मुझे विजुअल्स बहुत ज़रूरी हैं कुछ बातें समझाने के लिए। सो आई रियली होप दैट सम ऑफ यू कनेक्ट विद दिस वीडियो। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ। आईपीएस बन गया ना तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म कितनी स्ट्रेट टू द पॉइंट है। आप जब 12th फेल को देखना शुरू करते हो तो फर्स्ट सीन से ही आपको समझ आता है कि आप एक कॉन्फिडेंट फिल्म मेकिंग देख रहे हो। पहला सीन ही फिल्म का चीटिंग की बात करता है, जहां मनोज को छत पे बैठे पढ़ाई करते हुए नहीं बल्कि एग्जाम में चीटिंग के लिए पर्चियां बनाते हुए देखते हैं। ये सीन आपको उसी वक्त बता देता है कि इस कैरेक्टर की सोच गलत है, क्योंकि चीटिंग करना गलत है। वहीं जैसे ही कैमरा नीचे पैन करता है तो हम देखते हैं कि मनोज के फादर के लिए एक नोटिस आया होता है, क्योंकि उन्होंने करप्शन का साथ नहीं दिया होता, यानी कि चीटिंग का साथ नहीं दिया होता। पूरी फिल्म में मनोज सही गलत को ही फाइट करता है। सो पहले शॉट से ही फिल्म अपनी फिलॉसफी एस्टैब्लिश कर देती है। ये ईमानदारी की लड़ाई, हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे, लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना। अब बात करते हैं फिल्म के अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव चॉइसेस की। आपने फिल्म देखते हुए रियलाइज़ किया होगा कि फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल है समझने में, बट जो फिल्म में दिखाई गई सिचुएशंस हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। हम इतनी सारी अंडरडॉग स्टोरीज देख चुके हैं कि हमारा माइंड ऑलरेडी प्री कंसीव करने लग जाता है कि सिचुएशंस बिल्कुल इसी तरह की होंगी। बट 12th फेल में जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है वो बाकी फिल्म से काफ़ी अलग है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ सीन समझाता हूँ। आपको याद होगा जब मनोज और उसके भाई को जेल में बंद कर दिया जाता है तो ऐसे लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म्स में लीडिंग कैरेक्टर की लाइफ में कोई ऐसी ही ट्रेजेडी दिखाई जाती है जिसके बाद वो बदल जाता है। कोई टिपिकल हिंदी फिल्म होती तो इसके भाई को यहाँ ही जेल में मार देती, क्योंकि ये चंबल है और पुलिस वाले यहाँ के ऐसे ही दिखाए जाते। पर 12th फेल इस तरह के रूटीन वे में नहीं दिखाई जाती है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ इसके अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव का, तो आप नोटिस करना इस फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई जाती है, सभी फिल्म्स में हम देखते हैं कि लव स्टोरीज वहाँ पे खत्म हो जाती है जहाँ कैरेक्टर को अपना ड्रीम अचीव करना होता है। वो प्यार और अपने सपने में से एक चीज़ को डिसाइड करता है और फिल्म में उस चीज़ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैक्रिफाइस की तरह दिखाया जाता है। चाहे आप TVF का कोई भी शो ले लो लाइक एस्पिरेंस, या इवन अ फिल्म लाइक विप्लैश, दोनों ही जगह लीडिंग कैरेक्टर्स अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम परस्यू करना होता है। उन्हें लगता है कि प्यार उनकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन है। जब मैंने 12th फेल देखी तो आई वाज सो इम्प्रेस कि मनोज ने कभी श्रद्धा को छोड़ा नहीं और श्रद्धा ने मनोज को कभी नहीं छोड़ा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लव स्टोरी वाज कि ऐसे ही नहीं दिखाया जाता कि सिर्फ ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये साथ हैं। सोसाइटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इनके बीच दिखाया जाता है। विनोद चोपड़ा ने भी इस प्रॉब्लम को यहाँ पे इस सीन में दिखाया था, जहाँ पे बोला जाता है कि लव बीइंग एन डिस्ट्रैक्शन। आपको ये सीन याद होगा जब मनोज का दोस्त उसे बोलता है कि अगर तू कुछ नहीं बना तो ये तुझे छोड़ के चली जाएगी, और इसी सीन से उनका लव और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। कोई दूसरी फिल्म होती तो आपको अगले सीन में कोई ब्रेकअप दिखाया जाता, या फिर ऐसे दिखाया जाता कि लड़की की शादी हो रही है बिकॉज लड़का गरीब है या फिर कहीं पहुंचा नहीं है लाइफ में, इसलिए। दैट इज वाई जो डायरेक्टर ने नैरेटिव की चॉइसेस की हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं और फिल्म की ये स्ट्रेंथ भी है। कि बेटा कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी वो। डूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करूँ तो वो है कि ये फिल्म सिंपथाइज नहीं करती है अपने प्रोटैगनिस्ट को। इस फिल्म की एक क्वालिटी ये भी है कि आपको ये फिल्म ना अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए सिंपथाइज नहीं कराती है।
ऑनेस्टली अगर आप मनोज के कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान से समझो तो वो एक खुददार इंसान है। ना वो फ्री का खाना खा सकता है लाइक वी सी इन दिस सीन, ना वो बुरा फील कर सकता है कि उसे टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई के लिए। मनोज के लिए बाकी कैरेक्टर सिंपैथाइज करते हैं पर मनोज खुद कभी अपने लिए बुरा फील नहीं करता। लिटरली जब श्रद्धा उसे देखती है कि वो आटा चक्की में कैसे काम कर रहा है तो उसे मनोज के लिए बुरा फील होता है। पर अगर आप मनोज को देखो तो उसके मुंह पे एक स्माइल होती है, उसकी आंखों में वो चमक होती है, वो पैशन दिखता है कि उसके लिए सिर्फ ये काम है। उसको पता भी नहीं चल रहा होता है कि वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है। इससे पता चलता है कि उसे अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता है। अगर कोई और फिल्म होती तो हमें इन सीन्स के थ्रू सिंपैथाइज कराया जाता, स्लो मोशन शॉट्स दिखाए जाते स्ट्रगलिंग फेस के, सैड बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया जाता। आपने इस तरह की ट्रीटमेंट सुपर 30 में देखी होगी। उधर आनंद के कैरेक्टर को एक सिचुएशन में पापड़ बेचते हुए दिखाया जाता है, वहाँ उस सीन को भी इमोशनली और भी ज्यादा ड्रामेटाइज किया जाता है। एंड ऑनेस्टली वो मेरा सुपर 30 का फेवरेट सीन था। बट जब मैंने 12 फेल देखी तो मैंने रियलाइज किया कि कैसे एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव कितना मैटर करता है इन सीन्स में। विधु विनोद चोपड़ा भी इजीली मनोज के स्ट्रगल्स को एक इमोशनल एंगल से या एक सिंपैथेटिक एंगल से ऑडियंस को दिखा सकते थे। एंड ऑनेस्टली शायद हमें ये चीज और भी पसंद आती क्योंकि एज ऑडियंस हम ऑलरेडी सिमिलर चीजें देखने के यूज्ड टू हैं बाकी फिल्म्स में। बट आई थिंक मनोज की तरह ही विधु विनोद चोपड़ा भी एक खुददार इंसान है। मुझे तो एटलीस्ट वो ऐसे ही लगते हैं, इसीलिए उन्होंने इसी तरह से मनोज को फिल्म में दिखाया है। क्योंकि रियलिटी में भी अगर आप अपने आप से रिलेट करो तो हम सबकी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेज आता ही है और कितने सारे हम लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में होंगे भी। तो क्या हम उस स्ट्रगल फेज को रोमांटिसाइज करने लग जाएं? नहीं, राइट? एक स्ट्रॉन्ग इंसान या फिर जेनजी की टर्म में अगर मैं कहूँ तो एक अल्फा पर्सनालिटी, वो इंसान अपने स्ट्रगल्स को कभी भी सिंपैथाइज नहीं कराता लोगों को बोल बोल के कि देखो मैंने कितना स्ट्रगल किया है। उस इंसान के स्ट्रगल्स उसका एक फेज है, उसे पता है कि वो उनसे आगे निकलेगा ही। 12 फेल में भी इसी तरह से मनोज की जर्नी को दिखाया जाता है बिना किसी सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज फिल्म का काम है आपको इंस्पायर करना, ना कि आपको बुरा फील कराना। जिस तरह हमारे सीएसएस होते हैं लोग, बाहर के ये कामयाब हो जाता है फिर। बताता हूँ ना, अभी जाएगा जो सीएसएस के ऑफिसर होते हैं ना, जिस तरह हमारे होते हैं पाकिस्तान बनते हैं, इंटरव्यू होता है, पूरा बात करना स्टेप लेता है, चाहूंगा पहले कैमरा टेस्ट होते हैं कि हाँ, इस नो, फिल्म का जो मास्टर कैमरा वर्क है है वो अपने आप में एक कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। जो सामने फिल्म चल रही है वो उससे भी ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करता है। आप सभी सीन्स में कैमरा की मूवमेंट्स को नोटिस करना, आपको कुछ नया समझ आएगा। मेरा फेवरेट मोमेंट था Direction इस बहुत सीन cheeky है, में जहाँ विधु मनोज विनोद चोपड़ा। आईपीएस इंटरव्यू के लिए हॉल में एंटर करता है और वो बहुत नर्वस होता है। इस सीन में आपको कैमरा एंगल नोटिस करना चाहिए, कहीं पे भी मनोज के ऊपर कैमरा नहीं लगाया जाता है। आप देखते हो कि एक हॉल है और इस हॉल में बाकी एस्पिरेंट्स भी बैठे हैं। मनोज पे अभी तक कैमरा फोकस नहीं करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट द हीरो ऑफ द फिल्म। सभी के सभी एस्पिरेंट्स जो आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं वो सभी डिजर्व करते हैं उस जगह पे होना। इसीलिए इस सीन में टॉप एंगल शॉट दिखाया जाता है। इसके बाद मनोज बैठता है, फिर कैमरा उसके ऊपर आता है। हम देखते हैं कि वो टेंशन में है, वो नर्वस है। यहाँ पे भी आपको कैमरा वर्क नोटिस करना चाहिए। सिर्फ मनोज के टेंशन भरे फेस को ही नहीं बल्कि दूसरे कैंडिडेट्स के फेस को भी दिखाया जाता है, वो भी टेंशन में है। कभी फोकस उन पे जाता है तो कभी मनोज पे। अगर ये मनोज के लिए इतना बड़ा दिन है तो सिमिलरली बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत ही ब्रिलियंटली बिना किसी डायलॉग के सिर्फ कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू आपको ये सब समझाया जाता है। आप चाहे ये आईपीएस इंटरव्यू ले लो या फिर अपनी लाइफ का कोई पर्सनल इंटरव्यू जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये सीन वो सारी टेंशन आपको कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू दिखा देता है। इसीलिए जो इस फिल्म का कैमरा वर्क है वो बहुत अमेजिंग है। दिस इज डेफिनेटली सिनेमा एट इट्स बेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। बात करते हैं फिल्म के फाइनल एक्ट की। अभी तक पूरी वीडियो में मैंने आपको फिल्म की फिलॉसफी, फिल्म का अनएक्सपेक्टेड नैरेटिव, लव स्टोरी, अनसिंपैथेटिक प्रोटैगनिस्ट, कैमरा मूवमेंट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एक्ट ऑफ दिस फिल्म, यानी कि फिल्म का आखिरी हिस्सा जहाँ पे हर चीज़ आपके सामने रिवील होती है। आप मनोज को इस इंटरव्यू में एंटर करते देखते हो। वो बहुत अनईजी है, वो नर्वस है, उसे सूट बूट पहनने की आदत नहीं है, उसके जूते चलते हुए आवाज़ कर रहे हैं। उसे फील ही नहीं हो रहा कि वो वही मनोज है कि नहीं। सब कुछ सुन हो गया है उसके आसपास। फिर उसे अपना नाम सुनाई देता है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अंदर जाते हुए ही एक आदमी उसे बोलता है झूठ बोलने के लिए। वो उसे कहता है कि अपने 12 फेल होने के बारे में अंदर मत बताना, और वो उसे ये भी बताता है कि जो अंदर आदमी बैठा है वो हिंदी मीडियम वालों को पसंद नहीं करता। जस्ट इमेजिन कि कोई इंसान ऑलरेडी नर्वस है और आप उसको ये सब बातें बोल दो तो वो तो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। मनोज के साथ भी वही होता है। जैसे ही मनोज रूम में एंटर करता है आप उसकी आवाज़ में वो नर्वसनेस सुन सकते हो। ध्यान से सुनना। नमस्ते सर।
नमस्ते मैम। एक्टिंग आउट क्लास की गई है। मैंने मेरे देखी है ओपिनियन में मूवी, बहुत ही ब्रिलियंट outclass। एक्टिंग की है विक्रांत ने। इस मोमेंट से पता चल जाता है कि इतने छोटे मॉड्यूलेशन के लिए भी उन्होंने कितना ध्यान दिया है। मनोज इसके बाद इंटरव्यू में बैठता है, उसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है और ऐसे लगता है कि अब उसके लिए सब खत्म हो गया है। उसके चेहरे पे एक हार सी होती है, पर उसी वक्त वो लेटर देखता है जो उसे श्रद्धा ने आने से पहले दिया था। उस लेटर में लिखा होता है, मनोज चाहे तुम आईपीएस बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी और मनोज? इसमें ये बताया नहीं गया बहुत अच्छी बात। कि वो जो काफी लड़की होती है emotional scene है। वो भी आईपीएस ऑफिसर वो बन कभी चुकी मुझे होती है, goosebumps वो बन चुकी भी है इस वक्त, वो पता होता है उसको। हाँ अच्छा अच्छा। जस्ट लुक फिर एट भी द वो वे कहती है इस बात। लेटर की ट्रांजिशन को ये चक्की मनोज में काम को करता है, present आटे किया की जाता चक्की है। जस्ट ब्यूटीफुल। इसको पढ़ने के बाद वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, वो अब सुकून से सुकून में बैठता है। है। वो लिटरली अपने वहाँ पे जूते उतार देता है और तभी उसे अंदर वापस बुलाया जाता है। आई जस्ट वांट टू से कि मनोज इसी मोमेंट में सब कुछ जीत गया था। वो श्रद्धा से इतना प्यार करता था कि उसके लिए वो दुनिया उथल पुथल कर देगा। आपको याद है ना वो सीन? अब वापस इंटरव्यू में अंदर जाके चाहे उसका सिलेक्शन ना भी हो, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव जरूर करेगा। आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। ये लाइन बहुत ही ब्रिलियंट थी। मनोज उस इंटरव्यू में प्रूव कर देता है कि इवन इफ दे डोंट सेलेक्ट हिम, वो फिर भी आगे बढ़ता रहेगा। इतने सारे इमोशंस को अपने सामने देखते हुए एज ऑडियंस आप मनोज के साथ हो जाते हो। उसकी सोच उस वक्त आपकी सोच बन जाती है, उसकी लड़ाई आपकी लड़ाई बन जाती है, उसके कॉन्फिडेंस में आप बिलीव करते हो। दैट इज़ वाई आई फील कि फिल्म का जो फाइनल एक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। दोनों तरफ से मनोज जीत चुका था। ऐसी राइटिंग फिल्म्स में रेयरली ही अच्छी देखने story को लगी मिलती है, मेरा है। दिल चाह रहा है Hats off to the देखने को। writers हाँ। जिन्होंने इस तरह से इस फाइनल एक्ट को लिखा था। लेकिन इस Easily तरह one of जो the होते हैं ना best I रियल have seen in स्टोरीज, इनका Hindi देखने का cinema. अपना ही ये मजा है। real story है, वही real ना, है। cannot हाँ। be the sun that shines upon the earth. I can still be a lamp and light up my street. ऑलराइट देन, वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें मैं और बताना चाहता था, बट आई डोंट वांट टू मेक अ लॉन्गर वीडियो देन दिस। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना कि आपको 12th फेल कैसी लगी, आपको फिल्म में क्या डिटेल्स पसंद आई। इसके अलावा इफ़ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन यू कैन फॉलो। गाइस दिस वाज द वीडियो। और 12th फेल का एक तरह का वीडियो ऐसे बताया गया, इन्होंने पूरी वीडियो दिखाई है, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया स्टोरी को। मैंने ये मूवी पर्सनली देखी है, इट इज़ एन ऑसम मूवी और ये आई गेस शायद ये ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी हुई है। स्टोरी इसकी बहुत मज़े की है और रियलिस्टिक है और रियलिटी भी बेस्ड है। असली में ये स्टोरी हुई है कि ये एक चंबल गांव में रहते थे, इनके फादर ये, और असली में होता ये था कि वहाँ पर जो पास होता था बंदा, वो जो टीचर थे वो भी चीटिंग कराते थे स्कूल के। हाँ। वो लिख के देते थे और ये लिखते थे और इस तरह इनको आदत थी। अब वो बताना भी चाह रहे हैं कि वो सीधा साधा बंदा था, तो वो उसको वैसे ही वो क्या ये पर स्टार्ट में देख सकते हैं पर्चे बना रहे होते हैं, बूटियाँ जो कहते हैं चीटिंग पेपर्स बना रहे होते हैं और वहाँ पर एक डीएसपी आ जाते हैं। वो इनको पता होता है कि हमें पास हो जाना है, मेरी तीसरी बारी उनकी होती है, शायद ये अटेम्प्ट कर रहे होते हैं पहली बारी। तो होता ये कि वो डीएसपी आते हैं, वो ज़रा होते हैं कि सही चलने वाले, सीधे रास्ते पे चलने वाले। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पर चीटिंग नहीं होने देते। वो इवन के जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है पैसे की ऑफर भी देता है, वो बताता भी है कि हम एक बड़े क्या जो स्कूल है बड़े किसी बड़े जो उनके होते हैं वहाँ के रेलवे जो भी वहाँ का एरिया का हेड होता है उनका है। तो लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं चीटिंग नहीं होने दूंगा, तो सब बच्चे फेल हो जाते हैं। ऑब्वियसली चीटिंग नहीं होती है। तो जेल में भी एक दिखाया जाता है कि मनोज को और मनोज के भाई को क्या पकड़ लेते हैं। फिर मनोज छुड़वाने आता है जब, तो वो उसे पुलिस वाले दिखा के देते हैं कि जा तू, कि हम नहीं छोड़ेंगे इसको, जो करना तूने कर ले। फिर उसका भाई कहता है जाके पिस्तौल लेके आ। फिर वो भागता है बाहर, लेकिन वो जाता किधर है? वो पिस्तौल लेने नहीं जाता, वो जाता है वो डीएसपी के घर। जिस डीएसपी ने उसे बूटी चीटिंग से रोका था, तो पता होता है कि ये एक ईमानदार ऑफिसर तो करेगा। फिर वो कहता है कि सुबह आना, वो कहता है सुबह तक टाइम नहीं होगा, अगर करना है तो फिर वो डीएसपी अंदर जाने लगता है। लेकिन वो चीज बोलता है, वो डीएसपी सुन लेता है, फिर वो आता है और वो खुद छोड़ के आता है घर उनके भाई को और उनको। उस तरह फिर वो स्टोरी चलती है आगे। लेकिन में दिखाया गया कि वो बहुत सीधा आदमी है। उसको इवन के उनके जो फादर होते हैं वो भी एक होते हैं गवर्नमेंट अफसर होते हैं, लेकिन उनको करप्शन नहीं करते, इसलिए उनके ऊपर केस कर दिया जाता है और फेक केस बनाया जाता है और फिर वो उस तरह वो केस लड़ने के लिए वो भी चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये इनको कहता है कि मैं ये पुलिस ऑफिसर बनने आते हैं, उनको देख के उनसे इंस्पायर होकर डीएसपी से ये पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए बाहर आते हैं। और उससे पहले ये 12th पास भी करते हैं, लेकिन बाकी सब चीटिंग कर रहे होते हैं। जब तक चीटिंग वो डीएसपी की ट्रांसफर होती है, चीटिंग अलाउ होती है, लेकिन मनोज इज द ओनली वन जो चीटिंग नहीं करता। वो खुद अपने बलबूते हुए पेपर पास करता है। बाकी सबकी फर्स्ट डिवीजन आती है, मनोज की 3rd डिवीजन आती है, क्योंकि मनोज ने खुद पेपर दिया होता है, चीटिंग नहीं की होती है।
इसी बेसिस पे भी स्टोरी आगे चलती है कि उसको वो अच्छी बहुत लग रही सीधा है स्टोरी। सीधा साधा और बताया गया है। सबसे अच्छी बात है कि रियल बेस्ड स्टोरी तो वैसे मजा आता है देखने का, क्योंकि आपको पता है कि एक रियलिटी के ऊपर बनी हुई है। और जो उसमें ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती, जिस तरह से उन दोनों का, मनोज का वो जो लड़की है उसका जो हाँ कनेक्शन यही मैं बताना चाह रहा हूँ ना। फिर वो शहर में आता है, फिर वो उसकी दादी उससे पैसे देती है, उसका वो सोया होता है बस के अंदर, उसको सामान चोरी होता है, सारा पैसा चला जाता है, फिर वो बेचारा कैसे सर्वाइव करता है, पूरी स्टोरी दिखाई गई है और ये रियलिस्टिक बेस्ड है। फिर वहाँ पे एक लड़की मिलती है, वो लड़की से भी इनकी दोस्ती होती है, फिर ये टेस्ट देता है, पहला टेस्ट देता है, फेल हो जाता है, फिर दोबारा टेस्ट देता है, फिर इसमें पास, प्रीलिमिनरी टेस्ट में पास हो जाता है, फिर आगे जाके जो फाइनल होते हैं इसमें फिर फेल हो जाता है। तो ये 3 आखिरी अटेम्प्ट पे जाके पास होते हैं पेपर में। ओवरऑल अगर हम बात करें जाए तो हम ये कहेंगे कि उस लड़के ने एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल करने के दौरान उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं आ रही, एक और बात है, हिम्मत तो बहुत लोग करते हैं, वो हारते नहीं, लेकिन मैं एक सीधा पंच होता है ना इसके अंदर, लाइक वो मेहनत बहुत था, करने के दौरान मेहनत भी बहुत करता उनके था। ऊपर वो सर पे होता है ना, वो जो आप कहते हैं कि पसीना आ रहा है तो आप कहते हैं कि यार क्या जिंदगी है, उनके अंदर वो चीज नहीं थी। वो लाइक कि वो कर रहे थे मेहनत, एंड ही वाज ओके एंड हैप्पी एंड फाइन विद दैट कि ठीक है सर्वाइव करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन वो चीज उनके अंदर ना नेगेटिवली बिल्ड नहीं हो रही थी, वो पॉजिटिवली बिल्ड हो रही थी, जो कि इर्द गिर्द के लोग देखकर बहुत इंप्रेस हो रहे थे और सोच रहे थे कि यार इतनी मेहनत की जा रही है, लेकिन इस बंदे के चेहरे के ऊपर एक भी वो नहीं है, शिकन नहीं है कि मैं उसके क्यों बाद नहीं होता कर भी है कि वो लड़की जो होती है, इनकी जो होती है, वो बन जाती है आईएसपी ऑफिसर, वो कलेक्टर बन जाती है। तो उसके बाद इनकी बारी आती है, इनका भी इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में दिखाया गया जिस तरह के वो जो ये 12th फेल होते हैं, ऑब्वियसली एकदम पहले फेल हो चुके होते हैं, तो वो जो कहता भी है, जो लेके जा रहे होते हैं रास्ते में, कि आपने उनको कहना है कि आपने कहना है 12th फेल, ऑब्वियसली रिकॉर्ड सारा आ रहा होता है, आपने कहना है कि मैं किसी वजह से नहीं कर सकता था, मैंने पेपर ही नहीं दिया था। लेकिन वो जाके सच बोलते हैं कि मैं फेल हो गया था क्योंकि वहां पर चीटिंग नहीं करने दी गई थी। तो वो फिर ईमानदारी देख के, वो जो मेन होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको तो ज़रा मसला होता है उनसे, लेकिन बाकी जो होते हैं ना, बाकी जो पूरी टीम होती है, उनको ज़रा उससे अफेक्शन होती है। वो कहते हैं, फिर वो बाहर भेज देते हैं, जैसे आप देखा, फिर वो दोबारा अंदर बुलाया जाता है और पूरी स्टोरी बिल्डअप होती है, सवाल जवाब होते हैं, उसके अंदर मनोज सबका दिल जीतता है। और एट द एंड ऑफ द डे मनोज को पता होता है कि इंटरव्यू उसका अच्छा नहीं होता, कि मैं ये पास कर मतलब 50-50 भी होता है कि पता नहीं वो क्लियर फिर वो जब होगा। जाते हैं तो फिर वो लड़की जो होती है, उनकी जो लवर होती है, वो जाके लिस्ट में नाम देखती है, उसने यकीन जो होता है, इस तरह वो गिर जाता है नीचे कि मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी मैं पास हो जाऊंगा। जिस तरह मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसने तो कहा था, क्योंकि इंटरव्यू का जो हेड कर रहा था वही मेरी उनकी मतलब कि बेइज्जती कर रहा है। बस समझ लें कि करता। आप उसकी ऑनेस्टी जो थी, वो उस एक लम्हे के अंदर वो उनकी ऑनेस्टी काम आ गई, और उनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल तब्दील हो गई, बदल गई, एंड ही वाज सक्सीडेड। जो पूरी जिंदगी अपने आप को लूजर समझ रहा था, वो एकदम से सक्सेसफुल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। और फिर एक और मजे की चीज जो होता क्या है, जब वो बनता है सीएसपी ऑफिसर, तो फिर वो जाता है जहां वो डीएसपी होता है, जहां वो डीएसपी की ट्रांसफर हो गई, जहां गए होते हैं, तो वो अब उसको नहीं पता याद होता, ऑब्वियसली डीएसपी को 3000 बंदे वो देखते होंगे, तो वो आके वो ऑब्वियसली जब वो आता है तो पुलिस का बड़ा ऑफिसर बनकर आता है जब ये मनोज, तो फिर वो डीएसपी सल्यूट करता है, फिर वो बताता है इसको कि वो कार्ड देता है, वो पैर छूता है, तो परेशान होता है मुझे पैर क्यों छू रहा है, तो वो कहता है कि आपने एक दफा मैंने आपसे पूछा था कि क्या करो, आपने कहा था ईमानदारी से काम किया करो, तो ईमानदारी से जो काम करता था, फिर बड़ा खुश होता है, गले लगाता है डीएसपी, जबकि वो डीएसपी उसका जूनियर होता है और मनोज सीनियर हो चुका होता है। लेकिन ये मैं एक बात आप लोगों को पहले क्लियर कर दूंगी, इस कैटेगरी की और इस तरह की मूवीज बहुत कम बनती हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो वही दिखाया जाता है जो सोसाइटी में ज्यादा हो रहा है। ईमानदारी बहुत कम हो गई हुई है, ज्यादातर 2 नंबर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं मूवी की, वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, करप्शन के ऊपर या लालच के ऊपर या ब्राइबरी के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के फैक्ट्स हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। अब ये मूवी क्यों स्टैंड आउट की गई है, क्योंकि ये मूवी का कॉन्सेप्ट उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट दिखाया है, और उसको बिल्कुल वो चीज दिखाई है जो कि आप सोसाइटी के अंदर समझ लें कि 10% या 1% रह गई चीज, लेकिन जिन लोगों में अभी तक भी है, तो आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन जो लड़के भी, जो भी बच्चे, जो भी लोग आईएसपी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक दफे मूवी जरूर देखें, बिकॉज उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवी होगी, क्योंकि ये रियल बेस्ड स्टोरी है, और असली में दिखाते भी एट द एंड है कि कौन कौन से असली में कैरेक्टर्स थे जो इस तरह इस पैराई से गुजरे, में शादी भी उनकी होती है, तो बहुत एक हैप्पी एंडिंग अच्छा लगा देखकर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी मूवी लग रही है। मैंने देखी नहीं है, लेकिन जितना मैंने अभी तक रिव्यू देखा है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको जरूर देखूं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या टेक था ऑन दिस वीडियो एंड ऑन द रिएक्शन। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।